आपका जो चेहरा है वो खूंखार चेहरा है, आपका जो चेहरा है वो इस्लाम को बदनाम करने वाला चेहरा है, आपका जो चेहरा है वो चेहरा ऐसा चेहरा है कि दुनिया के सामने एक इस्लाम की छवि को बिगाड़ा गया है। टांग बड़े लोग अड़ाते हैं और टैक्स छोटे लोग पे करते हैं। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तालिबान को लेकर के कि किस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है, हमारे मुल्क में इसको लेकर के क्या माहौल है, किस तरह से सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है। कुछ लोग वो हैं जो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में एक लंबे समय के बाद अवाम की हुकूमत कायम हुई है। कुछ लोग वो हैं जो ये कह रहे हैं कि कल तक जो लोग एक पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर जश्न मना रहे थे, आज वो तालिबान के अफगानिस्तान को टेक ओवर करने से मातम क्यों मना रहे हैं। इस पूरे मामले में हमारी सरकार डिप्लोमेटिक रिलेशन किस तरह से हो, उस पर मंथन हो रहा है, विचार हो रहा है। इस तरह की मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं। सरकार का आधिकारिक मौकिफ क्या होगा, अभी हमें उसका इंतजार है और हम इंतजार करेंगे, क्योंकि एक देश का मामला है और एक डिप्लोमेटिक रिलेशन का मामला है। दुनिया के सामने हम किस तरह से जाएंगे, उस पर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार विचार विमर्श कर रही है। लेकिन दोस्तों, अहम सवाल यह है कि इस पूरे प्रकरण में जब तालिबान अफगानिस्तान के सदारती महल यानी प्रेसिडेंशियल हाउस में जब इंटर किए, तो उन्होंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। सवाल यह है कि ये आयत कब उतरी थी। ये आयत तब उतरी थी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया था। यानी तालिबान को मालूम ही नहीं है कि इस आयत को कब और कहां पढ़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतेह किया था, आपने अपना एक परचम लहराया था, तो उस वक्त इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना कि ऐ नबी, आज हमने एक वाज़ेह फतेह आपको दे दी है। और अगर ये वाज़ेह फतेह है और तालिबान को अगर यहाँ पर ये आयत पढ़नी चाहिए, तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में फतेह के अंदाज में दाखिल हुए थे, तो आपने क्या किया था। आपने ऐलान किया था कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका। ऐ मक्का वालों, आज किसी के साथ किसी तरह की कोई ज्यादती नहीं होगी, सब के सब आजाद हो। फिर आपने कहा कि जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसको अमान दे दिया जाएगा। मन दखल फी दार अबा सुफियान लहू अमान, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको अमान दे दिया जाएगा। जो बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो जाए उसको अमान दे दिया जाएगा, और जो हथियार ना उठाए उसको अमान दे दिया जाएगा। ये था नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, कि आपने उन लोगों के साथ जिन्होंने आपको मक्का से निकाला था, आप ये कहने पे मजबूर हो गए थे कि तेरे फर्जंद ए काबा मुझे रहने नहीं देते, तेरी पाकीज़गी का वाज तक कहने नहीं देते। आज ए काबा, तेरे अंदर हम अपने माथा टेक करके अपने रब को, अपने खालिक को, अपने मालिक को याद नहीं कर सकते। हालात ऐसे बना दिए गए। वो नबी जब मक्का में दाखिल हुए तो आपने सबको अमान दे दिया, कोई खून नहीं बहा, कोई खराबा नहीं हुआ। लेकिन जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया तो हालात कैसे, इसको देखना होगा। आज वहां पे पत्रकार किस तरह से अपनी आप बीती बयान कर रहे हैं, किस तरह से कई लोगों का मर्डर हुआ, मर्डर की खबरें आ रही हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं, लहूलुहान हैं। लोग किस तरह से जहाज के पहिए के अंदर जो होता है, जो स्पेस होता है, उसमें घुस करके कि जब पहिया जहाज टेक ऑफ करे और जब पहिया अंदर जाए तो उसमें क्रश हो गए। इस तरह की खबरें आ रही है। कितनी भयावह और कितनी दर्दनाक और कितनी अफसोसनाक है। अगर तालिबान ये चाहते थे कि वो एक अमन का माहौल कायम करें, तो देखिए, डंडे से अमन कायम नहीं होता है, तलवार से अमन कायम नहीं होता है, बंदूक से अमन कायम नहीं होता है। आपको एक ऐसा ऑरा क्रिएट करना होता है कि खुद के अंदर खुद को ऐसा बनाना होता है। पहले से आपकी इमेज बिगड़ी हुई है, पहले से आपका खूंखार चेहरा दुनिया के सामने है, किस तरह से आपने दुनिया में गंद मचा रखी है, किस तरह से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया गया तालिबान के नाम पर, ये अच्छी तरह से तालिबान को मालूम होगा। अफगानिस्तान का माहौल देखिए, बिल्कुल एकदम वावेला मचा हुआ है। अमन नाम की कोई चीज वहां नजर नहीं आ रही है। तो क्या तालिबान ये चाहता है? और इस्लाम के बहाने जब आप इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह ऐलान कर रहे हैं, तो आपको वहां पढ़ना चाहिए इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। और आप तब पढ़ते जब आपके सामने कोई विजन होता है, कोई मिशन होता। लेकिन लाठी डंडे के दम पे आप सोच रहे हैं आप हुकूमत कर लेंगे। लाठी डंडे के दम पे हुकूमत नहीं होती है। आपका जो चेहरा है वो खुखार चेहरा है, आपका जो चेहरा है वो इस्लाम को बदनाम करने वाला चेहरा है, आपका जो चेहरा है वो चेहरा ऐसा चेहरा है कि दुनिया के सामने एक इस्लाम की छवि को बिगाड़ा गया है। अब आगे क्या होगा, ये एक अहम सवाल है। तो एक बड़ा धड़ा ये मानना है कि तालिबान और अफगानिस्तान दोनों के को अमेरिका पाकिस्तान के हवाले करके गया है। अफगानिस्तान के पास कोई अपना डिफेंस प्लान नहीं है, तालिबान के पास। उसके लिए आर्मी चाहिए होगी। अगर आपको हुकूमत करना है, आर्मी कहां से आएगी?
सब लोगों को इस बात का डाउट है कि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान तालिबान के थ्रू ऑपरेट करेगा। कैसे ऑपरेट होगा? पाकिस्तान का खुद जो चेहरा है वो दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है कि किस तरह से एक तरफ जो है मुंह में राम और बगल में छुरी वाली उसकी पूरी मिसाल उससे फिट बैठती है। ऐसे में अफगानिस्तान को यह सोचना होगा, तालिबान को यह सोचना होगा कि उन्होंने अपना उदार चेहरा दुनिया के सामने पेश किया है। वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो औरतों को आजादी देंगे शरिया कोर्ट के अंदर, शरई मामलात जो हैं, जो इस्लामिक रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसमें औरतों को आजादी होगी, औरतों को हेल्थ सेक्टर में काम करने की आजादी होगी, औरतों को तालीमी मैदान में काम करने की आजादी होगी, बैंक ऑपरेट होंगे। पहली जो तालिबान की हुकूमत थी उसमें बैंक ऑपरेट नहीं हो रहे थे, आप कह रहे हैं बैंक भी ऑपरेट होंगे। लेकिन आपके पास हुकूमत चलाने का ना तजर्बा है, ना तो आपके पास हुकूमत चलाने वाले लोग हैं। अब आप कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब सऊदी अरब का मामला और ईरान का मामला है, तो ईरान और सऊदी अरब ये दो ऐसे इस्लामिक ममालिक हैं, या दुनिया के जो भी और दूसरे इस्लामिक ममालिक हैं, वो 10-15 दशक से तकरीबन 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल का उनका तजर्बा है। उनके पास जो हुकूमत चलाने वाले लोग हैं वो अलग हैं, उनके पास जो और दूसरे लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक सेटअप में जो एक सेटअप होता है हुकूमत चलाने का काम करना, जो शरई मामलात होता है उसके अलग लोग हैं। लेकिन यहाँ तो साफ सब डंडे वाले लोग हैं। और अब ये खबर ये भी आ रही है कि तालिबान दो ग्रुपों में बटा हुआ है, एक ग्रुप सॉफ्ट ग्रुप है, एक ग्रुप हार्ड ग्रुप है। अब सॉफ्ट ग्रुप क्या करेगा, हार्ड ग्रुप क्या करेगा, आप समझ सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि अब यहाँ पर इलाकाई जो तालिबान का ग्रुप है वो चाहेगा कि लोकल जो मिनरल्स हैं उस पर उसका वर्चस्व रहे, जो सेंटर की जो पॉलिटिक्स होगी, जो तालिबान का जो सेंट्रिक एरिया है वो चाहेगा कि उसका वर्चस्व रहे, तो उसके लिए भी आर्मी की जरूरत होगी। आपके पास आर्मी है नहीं और लोकल कंफ्लिक्ट बढ़ेगा। एक सवाल और है कि तालिबान के आने के बाद शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा डर है, खौफ का माहौल है। वो ये सोच रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं अगर अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने ऑपरेट किया और तालिबान के थ्रू पाकिस्तान ने अपना कब्जा अफगानिस्तान पे जमाया, तो हालात क्या भयावह और क्या दर्दनाक होंगे, उनको इस बात का डर है। क्योंकि जो मुल्क पिछले 70 सालों में 75 सालों में अपने आप को ठीक नहीं कर पाया, अगर तालिबान ये सोचता है कि उसको वो ठीक कर देगा, उसको एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ला देगा, उसके अंदर डेवलपमेंट का काम होगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। हमारे मुल्क भारत ने अफगानिस्तान को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दिए, हमारे मुल्क भारत ने उनको हेल्थ सिस्टम दिया, उनको पार्लियामेंट दी, उनको रोड दिए, उनको सड़कें दी, उनको तिब्बी मराकिज दिए, तमाम चीजें दिए। अब इसके बावजूद तालिबान ये कह रहा है कि साहब हम भारत और पाकिस्तान के झगड़े में नहीं पड़ने वाले। तो ये विश्वास होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स हैं या जो दुनिया के ऊपर नजर रखने वाले हैं या जो सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स पे नजर रखने वाले हैं, उनका ये साफ मानना है कि तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान कहीं ना कहीं महफूज नहीं है। अब दुनिया को ये देखना होगा कि तालिबान का उदार रवैया, जो इस बात का वो दावा कर रहा है, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत फर्क होता है। अशरफ गनी की जो हुकूमत गई उसको भी आप इस तरह से देखिए कि अशरफ गनी की हुकूमत अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं जा सकती थी। बहुत से लोग इस बात का खदशा इजहार कर रहे हैं कि जो अशरफ गनी की हुकूमत थी या जो करजई की हुकूमत थी या जो उससे पहले की हुकूमत थी, ये लोग कहीं ना कहीं अमरीकी मफाद के साथ साथ जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो ईरान हो, पाकिस्तान हो या उधर का रूस का मामला हो, इनके मफाद का ज्यादा तहफ्फुज़ करते थे। इसलिए अमेरिका को ये रास नहीं आया और अमेरिका ने तालिबान के हवाले अफगानिस्तान को कर दिया। एक तो ये बात रही। अब दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि जो सीक्रेट क्लॉज हैं, जो दोहा में समझौता हुआ, जो कतर में समझौता हुआ, उसमें कहीं ना कहीं तालिबान के ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद की गई होगी। तालिबान ने इस बात को स्वीकारा होगा, अगर उनको सत्ता दी गई है, कि वो पाकिस्तान के साथ अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अमरीकी मफाद की जरूर बस जरूर हिफाजत करेंगे, तभी उनको सत्ता दी गई। अब तालिबान अमरीकी मफाद की किस तरह से हिफाजत करेगा और जो उनका अपना जो लोकल मामला है उसको किस तरह से निपटेगा, बगल में ईरान है, बगल में पाकिस्तान है, बगल में रूस है, उनके मामलात को किस तरह से लेकर देखेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। उसके साथ साथ अगर आप रूरल एरियाज में देखें तो माना यह जा रहा है कि रूरल एरियाज में, जो अफगानिस्तान का रूरल एरिया है, वहां पर उलेमा की तादाद ज्यादा है। अब उलेमा कराम ये चाहेंगे, उनको ऐसा लग रहा होगा, वो महसूस कर रहे होंगे कि साहब अब कोई इस्लामिक हुकूमत कायम होने वाली है, तो वो लोकल एरियाज से, रूरल एरियाज से कहीं ना कहीं तालिबान को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अर्बन एरियाज में पूरी तरह से तालिबान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, महिलाएं हों, डॉक्टर्स हों या इस तरह के लोग अपने खदशात का बार बार इजहार कर रहे हैं, मीडिया में अलग अलग माध्यम से खबरें आ रही हैं। आप ये भी देखें कि पिछले 125 साल से लगभग
यूरोप ये चाह रहा है कि किसी तरह से उसका सेंट्रल एशिया में होड़ हो जाए। अमेरिका ने आज तक यूरोप को वहां घुसने नहीं दिया। उसके जो मिनरल्स हैं अफगानिस्तान के, उस पर चाइना की भी निगाहें हैं और अमेरिका की भी निगाहें। ऐसे में किस तरह से तालिबान, एक तरफ चीन जो उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है और एक तरफ अमेरिका जिनसे उनका मुआहदा हुआ है, किस तरह से दोनों को हैंडल करके चलेंगे, दोनों को लेकर के चलेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा दोस्तों। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि अभी हालात का वेट एंड वॉच करें। हुकूमत हिंद का, भारत सरकार का, एनडीए सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का मौकफ आने दें। जो लोग भी तालिबान से खुशफहमी का शिकार हैं वो ज्यादा खुशफहमी ना पालें, क्योंकि तालिबान का जो चेहरा है वो दुनिया के सामने खूंखार चेहरा है, दुनिया के सामने एक डरावना चेहरा है, दुनिया के सामने एक ऐसा चेहरा है जिसने इस्लाम की छवि को, इस्लाम की इमेज को, इस्लाम की जो पूरा सिनेरियो है उसको बदनाम करने की काम किया है, बदनाम करने की कोशिश की है। इसलिए खुश होने के बजाय हुकूमत हिंद के मौक़िफ़ का इंतजार करें और ये सोचें ये मुल्क हमारा मुल्क है, हमें इस मुल्क के साथ रहना है। हमारा मुल्क जिस तरफ चाहेगा हम उस तरफ जाएंगे। फॉरेन रिल पॉलिसी कैसी हो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हो, किसमें भारत का भला है, ये हमारी सरकार बखूबी जानती है। और भारत अफगानिस्तान का देरीना दोस्त रहा है। हमें यह भी सोचना होगा, भारत ने अफगानिस्तान में करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हुए हैं, 1-2 रुपया नहीं बल्कि बड़ी रकम खर्च की हुई है। और हमें उम्मीद है कि हमारा मुल्क इस दिशा में कोई अच्छा फैसला लेगा, वो फैसला जो 130-140 करोड़ देशवासियों के हक में हो, वो फैसला जो पूरे मुल्क में हक में हो। लेकिन इस बात को याद रखें कि तालिबान के उदारवादी चेहरे पर अभी तक यकीन करने के लायक नहीं है। उनकी हुकूमत आने के बाद से ही जिस तरह से अफगानिस्तान में डर का माहौल है, भयावह का माहौल है, आतंक का माहौल है, टेंशन का माहौल है, उसे हम और आप किसी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये याद रखें, इस्लाम और मुसलमान के मानने वाले जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान मजीद में ऐलान है, मन क़तल नफ्सन बिगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया, एक जान को कत्ल किया जो बेगुनाह है, इनोसेंट है, तो उसने गोया पूरी मानवता की हत्या कर दी, सभी के सभी इंसानों का कत्ल कर दिया। और तालिबान के हाथ खून से रगे हुए हैं, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए जो लोग इस डर में आ जाते हैं, जिस तरह से आईएसआई का एक मामला आया था, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमारे ही मुल्क से थे जिन्होंने लेटर लिखा था और ऐसा लगता था कि साहब कोई खिलाफत इस्लाम और खिलाफत राशिदा कायम हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप याद करें, जब तुर्की में खिलाफत की मूवमेंट चल रही थी तो उस वक्त भी जो पैसा जमा हुआ था, कुछ लोग, भारत के ही लोग, हमारे ही मुल्क के लोग ये चाहते थे कि उस पैसे को तुर्की में खिलाफत बचाने के लिए भेज दिया जाए, और वो पैसा नहीं भेजा गया। उसका फायदा क्या हुआ कि आज हमारे सामने, आपके सामने सर सैयद अलैहिर रहमा का चमन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आबाद है, सर सब्ज़ो शादाब है। तो इस तरह से आप हिकमत अमली से काम लें, बड़े सिनेरियो के साथ, बड़े विजन के साथ, बड़े पर्दे पर सोचने की कोशिश करें। पाकिस्तान की मजबूरी क्या है, यह भी हमें समझना होगा। पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि उसको $6 बिलियन का कर्ज चाहिए और वो फाइनेंशियल टास्क फोर्स से बाहर आना चाहता है, और दोनों के लिए उसको अमेरिका की रजामंदी, अमेरिका की सहमति लेनी जरूरी है। अमेरिका की मर्जी के बगैर, अमेरिका की लॉबिंग के बगैर, अमेरिका की हिकमत अमली के बगैर वो बाहर नहीं आ सकता है। इसलिए हमें बहुत सावधान पाकिस्तान को लेकर के रहने की जरूरत है। अगर वो तालिबान पाकिस्तान के थ्रू ऑपरेट करते हैं तो बहरहाल हालात अच्छे नहीं हैं। इसलिए हमें हर हाल में अपनी हुकूमत के साथ, अपने हुकूमत की मर्जी के साथ, हमारी हुकूमत किस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप करती है, उस पूरे मामले में उसको समझने और जांचने और पड़तालने की जरूरत है। आप ये नहीं समझ पाते कि कहीं से खबरें ये आती हैं कि तालिबान को लेकर के भारत के कुछ मुसलमानों में एक बड़ी तादाद तालिबान के अगेंस्ट है, एक बड़ी तादाद हुकूमत के मौक़िफ़ का इंतजार कर रही है, और कुछ लोग तालिबान को लेकर के हल्की फुल्की सहानुभूति जाहिर करते हैं। आप ये क्यों नहीं समझते कि जब आप ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस मुल्क पे 800 साल, 1000 साल, 500 साल हुकूमत की, तो उसका टैक्स कौन पे करेगा? उसके बाद जो परिणाम होगा उसके कौन भुगतेगा? उसको हमें और आपको फिर वो टैक्स पे करना है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। आप इस बात को समझिए कि अगर जिनके बारे में आपका ये दावा है कि उन्होंने 800 साल, 1000 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है, तो इस बात को समझिए, क्या उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया? आज उन्होंने अगर इस्लाम का प्रचार किया होता तो इस मुल्क का सिनेरियो क्या होता? इस बात को समझिए। इसलिए आप ये सोचिए कि वो रूलर थे, वो हुक्मरान थे, उनका कोई मजहब नहीं था, आए, हुकूमत किए और चले गए इस दुनिया से, बस इतना ही उसको समझिए।
कौन लोग थे, क्या लोग थे, ठीक है, अकबर थे, बाबर थे, फलां थे, मुगल थे, पठान थे, ठीक है, वो रूलर थे। वो इस्लाम और मुसलमानों का लिबादा उनको मत पहनाइए, उनका अपना सीना चौड़ा मत करिए। हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता है। हुकूमत का काम यह होता है कि वो अवाम की, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करे, मुल्क की सरहदों को वसी करे, मुल्क की सरहदों को मजबूत करे, उस पर चाहे इंटरनल खतरात हो, एक्सटर्नल खतरात हो, उनको ना आने दे। बस इसको इसी तरह से समझिए। इस पर जो लोग तालिबान के तय हल्की फुल्की भी सहानुभूति रखते हैं, उनको ये समझना होगा कि जब तक हमारी सरकार का, हमारी हुकूमत का कोई मौकफ नहीं आ जाता है, तब तक वो खुदा के वास्ते बिल्कुल खामोश रहें। हर बात में बस टांग अड़ाने की लोगों की आदत पड़ी हुई है। टांग बड़े लोग अड़ाते हैं और टैक्स छोटे लोग पे करते हैं। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आप देखते रहिए वतन समाचार। नमस्कार। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना भी ना भूलें। साथ ही साथ वतन समाचार को डोनेट भी करें, ताकि हम बिना रुके, बिना थके और बिना झुके इसी तरह से सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।